Good morning friends. Welcome to our channel Vandana Awesome Study Class. Today is my topic पवने पवन संचार जेट प्रवाह। तो चलिए चलते टॉपिक वाइज क्वेश्चन नंबर 1। मध्य अक्षांश क्षेत्रों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का कारण है। ए ऊर्ध्वगामी वायु ऑब्लिक संवहन, बी अधोगामी वायु ऑब्लिक चालन, सी अभिवहन, डी विकिरण। इसका राइट आंसर है बी अधोगामी वायु ऑब्लिक चालन। मध्य अक्षांश क्षेत्रों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का मुख्य कारण अधोगामी वायु ऑब्लिक चालन है। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही या अधोगामी पवने कहते हैं। इन्हें पर्वत समीर भी कहा जाता है। अधोगामी पवने मुख्यतः उच्च स्थानों से निम्न स्थानों की ओर प्रवाहित होती है, जो स्थानीय स्तर पर दैनिक तापमान में परिवर्तन लाती है। चीनुक एवं सांता आना मुख्यतः अधोगामी हवाएं हैं, जो दैनिक तापमान को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 2। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है। ए भूमध्य रेखीय जलवायु, बी भूमध्य सागरीय जलवायु, सी मानसूनी जलवायु, डी ये सभी। इसके राइट आंसर है सी मानसूनी जलवायु। व्याख्या। पवनों का मौसमी उत्क्रमण मानसूनी जलवायु का प्रारूपी अभिलक्षण है, क्योंकि इस जलवायु में कुछ महीनों तक पवनें स्थल से सागर की ओर प्रवाहित होती है और शेष महीनों में अपना प्रवाह बदलकर सागर से स्थल की ओर चलती है। मानसूनी पवनों के प्रभाव वाले क्षेत्र मानसूनी जलवायु प्रदेश कहलाते हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया, चीन एवं जापान में देखा जा सकता है। डॉक्टर श्याम शास्त्री के अनुसार मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवनें हैं, जिनकी दिशा में मौसम में परिवर्तन के साथ उत्क्रमण हो जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में भी पवनों के प्रवाह में मौसमी बदलाव आता है, लेकिन यह इनका प्रारूपी अभिलक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक पवन के बढ़ते हुए वेग का सही अनुक्रम है। ए मंद समीर, सबल समीर, झंझा, प्रभंजन, बी सबल समीर, मंद समीर, प्रभंजन, झंझा, सी मंद समीर, झंझा, सबल समीर, प्रभंजन, डी प्रभंजन, मंद समीर, झंझा, सबल समीर। इसका राइट आंसर है ए मंद समीर, सबल समीर, झंझा, प्रभंजन। व्याख्या। उपरोक्त पवन के वेग का सही क्रम मंद समीर, सबल या मजबूत समीर, झंझा से युक्त समीर तथा प्रभंजन समीर है। भौगोलिक भाषा में गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। पवनों की गति वायु दाब की भिन्नता के आधार पर निर्भर करती है। वायु दाब में भिन्नता की गति जितनी अधिक होती है, पवनें उतनी ही तीव्र गति से बहती है। जब वायु दाब का ढाल तीव्र होगा तो पवनें तीव्र गति से, तथा जब वायु दाब का ढाल निम्न होगा तो पवनें निम्न गति से प्रवाहित होती है। इस प्रकार पवन का वेग प्रायः निम्न वेग से उच्च वेग की ओर क्रमशः मंद समीर, सबल समीर, झंझा तथा प्रभंजन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। ए चुंबकीय क्षेत्र, बी कोरियोलिस बल, सी तापमान, डी दबाव। इसका राइट आंसर है बी कोरियोलिस बल। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण कोरियोलिस बल है। इस बल के कारण पृथ्वी के घूमने से हवा की दिशा प्रभावित होती है। पृथ्वी का घूर्णन उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। कोरियोलिस बल को फैरेल के नियम के प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। ए साफ मौसम का, बी तूफान का, सी बर्फबारी का, डी भारी वर्षा का। इसका राइट आंसर है बी तूफान का। व्याख्या। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक है। बैरोमीटर एक वायु दाब मापने वाला संयंत्र है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे कम हो तो यह वर्षा की संभावना को व्यक्त करता है। यदि बैरोमीटर पैमाने में
वृद्धि हो तो साफ मौसम का संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। 2, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवनें पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2, डी, न तो 1 और न ही 2। इसका राइट आंसर है सी, 1 और 2। व्याख्या, दिए गए दोनों कथन सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलती है। फेरल के नियमानुसार कोरियोलिस बल के प्रभाव में आकर ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं से दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाईं से बाईं ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार से ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी दिशा में चलती है। ये पवनें जब किसी महासागर को पार करके महाद्वीपों तक पहुंचती है तब महाद्वीपों के पूर्वी भागों में अत्यधिक वर्षा करती है और पश्चिमी भाग प्रायः उष्ण रहते हैं। इस प्रकार व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र में पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब के मध्य बहती है, अर्थात ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अतः शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवनें पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागर के पूर्वी खंडों की अपेक्षाकृत अधिक उष्ण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। ए, पछुआ पवनें, बी, व्यापारिक पवनें, सी, मानसून पवनें, डी, समुद्री पवनें। इसका राइट आंसर है सॉरी, इसका राइट आंसर इसमें कंफर्म नहीं है, मीन्स नहीं है इनके अनुसार। सो हम व्याख्या पढ़ते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। यह पेटी गतिजन्य होती है। शीतकाल में इन अक्षांशों में पछुआ पवनें तथा ग्रीष्मकाल में व्यापारिक हवाएं चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो चलती हैं। ए, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, बी, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, सी, मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में, डी, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। इसका राइट आंसर है डी, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। व्याख्या, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो भूमध्य रेखा से 30 से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य चलती हैं। इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। इन हवाओं की ध्रुवीय सीमा में परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर गर्म एवं आर्द्र पछुआ हवाएं ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाओं से मिलती है, जिससे वहाँ पर वाताग्र बन जाते हैं, जिन्हें शीतोष्ण वाताग्र कहा जाता है। ये हवाएं व्यापारिक हवाओं की अपेक्षा अत्यधिक प्रचंड होती है। इन हवाओं के साथ चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात भी पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। इन चक्रवातों एवं प्रतिचक्रवातों के कारण पछुआ हवाओं के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गरजता 40, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या है? अगेन फिर से पढ़ रही हूँ। गरजता 40, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या है? ए, समुद्री तूफान, बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, सी, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, डी, प्रशांत महासागरीय धाराएं। इसका राइट आंसर है बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। व्याख्या, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 आदि दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं।
इन्हें पछुआ पवन भी कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों की प्रचंडता के कारण 40 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इन्हें गरजता चालीसा तथा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीपवर्ती क्षेत्रों में प्रचंड 50 और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखता 60 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? ए उत्तरी सागर, बी हिंद महासागर, सी कैरिबियन सागर, डी कोरल सागर। इसका राइट आंसर है बी हिंद महासागर। व्याख्या, विश्व के हिंद महासागर के समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है। गरजती चालीसा या लंबी चालीसा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण और 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के मध्य चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रोरिंग फोर्टिज शब्द प्रयुक्त होता है इनके लिए? ए सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य, बी सशक्त समुद्री ज्वार तरंगे 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य, सी नाविकों द्वारा सुनी जाने वाली ऊंची तूफानी आवाजें 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य, डी समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोटों की ऊंची आवाजें 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। इसका राइट आंसर है ए सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से डिग्री दक्षिणांश के मध्य। व्याख्या, रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त होता है सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य प्रवाहित होती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणांश 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश में होता है। इसे भयंकर 50 के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण दक्षिणी गोलार्ध में स्तरीय भाग की कमी के कारण एवं तेज पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण होता है। यह प्रचंड पछुआ पवन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 12, जापान की अति प्रबल घाटियों में से अवधमन करने वाली गर्म और शुष्क पवन क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर ए सांडा, बी यामो, सी ट्रेमोंटेन, डी सांता अना। इसका राइट आंसर है बी यामो। व्याख्या, जापान की अति प्रबल घाटियों में अवधमन करने वाली गर्म एवं शुष्क पवन यामो कहलाती है। इसका प्रभाव कैलिफोर्निया में प्रवाहित होने वाली सांता आना के समान होता है। यह एक स्थानीय पवनें है। स्थानीय पवनें तापमान तथा वायुमंडल के स्थानीय अंतर से चलती है। ये बहुत छोटे से क्षेत्र को प्रभावित करती है, जहाँ गर्म स्थानीय पवनें किसी प्रदेश विशेष के तापमान में वृद्धि करती है। यही ठंडी स्थानीय पवनें कभी कभी तापमान को हिमांक से भी नीचे कर देती है। स्थानीय पवनें क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, सिरक्को एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? ए एक स्थानीय पवन के लिए, बी एक ज्वालामुखी के लिए, सी एक द्वीप के लिए, डी एक महासागर धारा के लिए। इसका राइट आंसर है एक स्थानीय पवन के लिए। व्याख्या, सिरक्को नामक नाम एक स्थानीय पवन के लिए प्रयुक्त होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्तरी अफ्रीका से बहने वाली गर्म एवं शुष्क पवनों को सिरक्को या सिरोको कहते हैं। भूमध्य सागर के दक्षिणी किनारे से हवाएं अत्यंत शुष्क, गर्म तथा धूल भरी आंधी के रूप में निरंतर कई दिनों तक चलती है। इन स्थानीय हवाओं का तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस एवं सापेक्ष आर्द्रता 10 से 20% होती है। ये पवनें निरंतर चलती रहती हैं तथा जब ये पवनें भूमध्य सागर को पार करके दक्षिणी फ्रांस या इटली पहुंचती है, तब इनमें आर्द्रता की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। इस आर्द्रता को ये गर्म हवाएं धारण कर वर्षा करती है। जब वर्षा के साथ लाल रेत नीचे बढ़ता है, तब इसे ही रुधिर वर्षा या रक्त वृष्टि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है। क्यों? 1. उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। 2. उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2,
सी एक और दो, डी न तो एक और न ही दो। इसका राइट आंसर है ए केवल एक। व्याख्या, दिए गए कथनों में से केवल कथन एक सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, जिस कारण वहां स्थलीय अवरोध कम पाया जाता है। कथन दो सही नहीं है, क्योंकि कोरियोलिस बल का प्रभाव दोनों गोलार्धों में समान है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा में दाईं ओर व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। यह बल ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संपूर्ण वर्ष 30 डिग्री एन और 60 डिग्री एन अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। 2. भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संबंधियां पछुआ हवाओं के भाग हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी न तो एक और न ही दो। इसका राइट आंसर है सी एक और दो। व्याख्या, दिए गए दोनों कथन सही है। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को उनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पछुआ हवाओं के कारण 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। पछुआ पवन से महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा अधिक होती है तथा आंतरिक भागों में इसकी मात्रा कम हो जाती है। इन्हीं पछुआ हवाओं के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। ये रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? ए जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, बी गर्मी का तापमान कम हो जाता है, सी समान तापमान रहता है, डी तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर है ए जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। व्याख्या, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। चिनूक एक गर्म और शुष्क स्थानीय हवा का नाम है। यह रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी ढलानों से नीचे की ओर चलती है। चिनूक का अर्थ बर्फ खाने वाली है, क्योंकि ये बर्फ को जल्दी पिघलाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 17, कथन ए उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। कारण, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं वर्ष भर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ऊपर चलती है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। व्याख्या, इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह सामान्यतः वर्ष भर खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ दक्षिणी पश्चिमी हवाएं वर्ष भर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ऊपर चलती हैं, जिसका प्रभाव उसकी स्थानीय जलवायु व आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है। साथ ही यहाँ की जलवायु पर उच्चावच सागरों की निकटता, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए फोहन आल्प्स पर्वत, बोरा पोलैंड एवं साइबेरिया, मिस्ट्रल राइन घाटी, खमसिन मिस्र। इसका राइट आंसर है बी बोरा पोलैंड एवं साइबेरिया। व्याख्या, दिए गए युग्म में से युग्म बी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बोरा पवन के मुख्य क्षेत्र यूगोस्लाविया एवं इटली है। यह एक शुष्क व अत्यधिक ठंडी पवन है जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। युग्म ए, सी और डी सही सुमेलित है, क्योंकि फोहन
एक स्थानीय पवन है। इस स्थानीय पवन का प्रभाव स्विट्जरलैंड में अधिक होता है। यह आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। इसके कारण बर्फ पिघलने लगती है तथा मौसम सुहावना हो जाता है। मिस्ट्रल ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो राइन नदी की घाटी से होकर बहती है तथा भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम भाग विशेषकर स्पेन एवं फ्रांस को प्रभावित करती है। इनके आने से तापमान हिमांक के नीचे गिर जाता है। खमसिन सिरोक्को पवन का स्थानीय वन है जो मिस्र में चलती है। इस क्षेत्र की पवनें गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवनों के नाम। लेवेश स्थान स्पेन, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, शामल ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर है डी, शामल ऑस्ट्रिया। व्याख्या, दिए गए युग्म में से युग्म डी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि इराक व फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवनें शामल कहलाती है। यह गर्मियों के मौसम में बहने वाली तेज पवनें हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेतीले तूफान उत्पन्न करती है। इस रेत भरी हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। यह स्वास्थ्य और परिवहन को प्रभावित करती है। इससे दृश्यता प्रभावित होती है और सड़कों पर रेत के टीले बन जाते हैं। अन्य सभी युग्म सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पवन, सांता आना, देश कैलिफोर्निया, हबूब, सूडान, यामो, जापान, मिस्ट्रल, ऑस्ट्रेलिया। हर देश में अलग अलग स्थानीय पवनें हैं। चलिए, इसका राइट आंसर है डी, मिस्ट्रल, ऑस्ट्रेलिया। व्याख्या, दिए गए युग्मों में से युग्म डी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि मिस्ट्रल पवन ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि सैन घाटी फ्रांस में सर्दी में चलने वाली ठंडी पवन है। सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया से होकर तटवर्ती मैदान की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी आंधी है। तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया एवं उत्तरी कैलिफोर्निया को प्रभावित करती है। हबूब उत्तरी एवं उत्तरी पूर्व सूडान विशेषकर खार्तूम के समीप चलने वाली एक प्रकार की धूल भरी आंधी है तथा यामो पवन जापान में चलने वाली गर्म हवा है। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, फॉन अर्जेंटीना, सिमुम कुर्दिस्तान, सांता आना कैलिफोर्निया, जोंडा आल्प्स। कोड दिए गए हैं ए 2314, बी 4231, सी 4132, डी 4312। इसका राइट आंसर है बी 4231। व्याख्या, सही सुमेलन A4, B2, C3, D1 है। व्याख्या, फॉन आल्प्स पर्वत के ऊपरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में है। सिमुम ईरान में कुर्दिस्तान पर्वत से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली शुष्क रेतीली पवन है। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म, शुष्क या धूल भरी पवन है। जोंडा एंडीज पर्वत से अर्जेंटीना की ओर प्रवाहित उष्ण शुष्क पवन है जो अमेरिका के चिनूक तथा यूरोपीय फॉन के समान है। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, यामो सूडान, बी ब्लैक रोलर फ्रांस, बाइज जापान, हबूब उत्तरी अमेरिका। कोड दिए गए हैं ए 2314, बी 2134, सी 3421, डी 4312। इसका राइट आंसर है सी 3421। व्याख्या, सही सुमेलन A3, B4, C2, D1 है। मीन्स यामो जापान, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, बाइज फ्रांस एंड हबूब सूडान है। व्याख्या दिए गए हैं
यामो जापान में प्रवाहित होने वाली एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। यह घाटी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। ब्लैक रोलर एक प्रकार की धूल भरी पवन है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट प्लेन्स में प्रवाहित होती है। बाइज स्विट्जरलैंड और फ्रांस में प्रवाहित होने वाली ठंडी एवं शुष्क पवन है। यह पवन आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से होकर आती है। हबूब सूडान के उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। इसमें धूल के छोटे छोटे सूक्ष्म कण सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानीय वायु का नाम सिरोको, संबंधित देश सिरोको फ्रांस, बोरा इटली, ब्लिज़ार्ड कनाडा। उपरोक्त में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 2 और 3, डी केवल 3। इसका राइट आंसर है ए केवल एक। व्याख्या, दिए गए युग्म में से युग्म एक सही सुमेलित नहीं है क्योंकि सिरोको सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली एक गर्म वायु है जो बालू के कणों से युक्त होती है। मिस्र में इसे खमसीन, लीबिया में गिबली तथा ट्यूनीसिया में चिली के नाम से जाना जाता है। इसके धूल कण ग्रीस, माल्टा, इटली, क्रोएशिया, मरेंटे नेग्रो, अल्बानिया तक पहुंचते हैं। ये फ्रांस में प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24, कथन ए, हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वामावर्त होते हैं। कारण आर, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। कूट ए और आर दोनों पृथकत सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों पृथकता सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है डी, ए गलत है किंतु आर सही है। व्याख्या, कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर हवा की गति का पैटर्न्स इसके द्वारा प्रभावित होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति उसके दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती है। यह फेरल का नियम कहलाता है। इसका प्रभाव महासागरीय घटनाओं, ज्वारीय गतियों आदि के संबंध में देखा जा सकता है। यह बड़े क्षेत्रों में चलने वाली स्थानीय पवनों, छोटे चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों पर भी लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कथन ए, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। कारण आर, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। कूट दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। व्याख्या, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है क्योंकि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यह नियम बड़े क्षेत्रों पर चलने वाली स्थायी पवनों, छोटे चक्रवातों और प्रति चक्रवातों पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 26, तूफानी चालिसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये उत्तरी और दक्षिण गोलार्धों में निर्बाध बहती है। 2, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। 3, इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। 4,
मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2 और 4। इसका राइट आंसर है बी 2, 3 और 4। व्याख्या: तूफानी चालीसा के बारे में कथन 2, 3 और 4 सही है। तूफानी चालीसा दक्षिण गोलार्ध में सक्रिय प्रबल पश्चिमी हवाएं होती हैं। ये आमतौर पर 40 डिग्री एस और 50 डिग्री एस के अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं। ये पवनें बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित होते हैं। कथन 1 सही नहीं है क्योंकि तूफानी चालासी दोनों गोलार्धों में निर्बाध रूप से नहीं बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता एवं स्थल भाग कम होने के कारण अधिक प्रभावी होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।